आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रीड कराने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये रीड किया था जूल एक्सपेरिमेंट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में जो जूल का एक्सपेरिमेंट था उसकी व्याख्या हमने किया। उसमें आपको बताया गया कि किस तरह से हम किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए ऊष्मा की कुछ निश्चित मात्रा व्यय करते हैं और उससे हम कोई यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ऊष्मा और कार्य को लेकर तुलना करते समय ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन भी बताया गया था आपको। और ऊष्मागतिकी में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हम ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या करने के लिए उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आपको दिया गया था, जिसमें नाम दिया गया था इंटरनल एनर्जी को लेते हुए भी और समझाया गया था। तो वहीं से हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, जैसे हम मान लेते हैं कि दी गई ऊष्मा dQ है और इसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में तथा निकाय द्वारा वातावरण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है शेष भाग उसका। तो ऊष्मा और कार्य की तुलना करते समय यहाँ पर प्रथम नियम में ध्यान देना है कि आंतरिक ऊर्जा के बारे में क्या बताया गया। तो कहा गया है कि आंतरिक ऊर्जा एक अद्वितीय फलन है जो केवल निकाय के दो निश्चित अवस्थाओं के लिए ताप पर निर्भर करती है और इसी ताप पर और निश्चित अवस्थाओं के लिए दी गई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि du का मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये व्याख्या देखा dw और यहाँ पर du = 0। तो प्रथम नियम जो भी बताया गया ये आपको क्लियर हो गया कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। दूसरा, यह क्या स्पष्ट करता है कि इंटरनल एनर्जी जो है यूनिक फंक्शन है, अर्थात इंटरनल एनर्जी को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से यूनिक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं इंटरनल एनर्जी यूनिक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ऐसे ये बताया भी जाता है। या आप मैथमेटिकल में बताते हैं कि Q जो पार्ट अभी आपने देखा dQ du dw, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए dQ माइनस dw, तो इसको कांस्टेंट बताया गया ये। तो इस तरह से हम यहाँ पर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की चर्चा करेंगे और ये बताया जाएगा कि निकाय की दो अलग अलग अवस्थाओं के लिए, जैसे यहाँ पर कोई इनिशियल स्टेट ले लीजिए और यहाँ से कोई फाइनल स्टेट दिखाइए। आपने अवस्था परिवर्तन किया इनिशियल से फाइनल और कोई पाथ फॉलो किया आपने, यही परिवर्तन आप इस पाथ पर दिखा दीजिए, यही परिवर्तन आप इधर से दिखा दीजिए। तो अलग अलग आपने पाथ फॉलो करा है, तो कहा जाता है कि अलग अलग पथों पर जो आप कार्य कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, उनके मान अलग अलग होंगे, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट कांस्टेंट है तो इनका अंतर भी कांस्टेंट होगा। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं जो du की व्याख्या हो रही है उसमें Q1 माइनस W1 Q2, हालांकि यहाँ डी शब्द लगा है, यहाँ पर भी रहेगा। इस तरह से dQ2 माइनस W2, ये अंतर आप शो करते हैं और लास्ट में इसका डिफरेंस कांस्टेंट दिखा देते हैं। तो आज आपको इसमें ये टॉपिक बताया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है, कैसे आप उनको सॉल्व करते हैं, क्या एप्लीकेशन आता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आज आप
टॉपिक है मेन, उसको आप ध्यान देंगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। अर्थात हम जो समीकरण लिख रहे हैं उनमें से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किन मानों पर निर्भर करता है या उसके रिजल्ट पर क्या प्रभाव होगा अगर हम कोई अलग अलग घटनाओं की चर्चा करें। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात की जा रही है उसमें किसका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं वेरिएबल या वेरिएबल्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जो है वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स में जैसे P, V, T, वैसे तो आगे आप S भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम चेंजेस इन्हीं पर चर्चा करेंगे P, V, T पर। और इन्हीं परिवर्तन से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा या ऊष्मा और कार्य कैसे प्राप्त होंगे, इन पर चर्चाएं होंगी। तो प्रथम नियम की व्याख्या हम इन्हीं के आधार पर करेंगे। तो इनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल नाम दिया जाएगा इनको, और यहाँ पर जो नाम दिया जाएगा वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स नाम दिया जाएगा। तो यहाँ से इनके रिलेशन को आप देखिए किस तरह से रीड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस आप पढ़ चुके होंगे। तो चक्रीय प्रक्रम में हम किसका डिस्कशन करें तो पहले कार्य की बात करेंगे, फिर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, दी गई ऊष्मा, उनका आपस में रिलेशन देखा जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ जो खींचा जा रहा है। जैसे यहाँ पर हम y एक्सिस पर दाब को शो कर रहे हैं, ध्यान देना है y एक्सिस पर दाब को दिखाया जा रहा है। मात्रक वगैरह साइड में आपको लिख लेना चाहिए, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब को व्यक्त किया गया। इधर आयतन है तो आप मीटर क्यूब ये मात्रक लिख सकते हैं, ऐसे x पर और ये y पर है। तो यहाँ से साइक्लिक प्रोसेस है, कोई वर्क आप दिखा रहे हैं। जैसे हम पहला ले रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ कहीं से ले लीजिए और इसको आप स्थिर दाब पर दिखाना चाहते हैं। ऐसे दाब स्थिर है, इनिशियल है, कोई पॉइंट है A से B, यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको याद करना होगा। तो A पर कोई ऑब्जर्व पॉइंट ले लीजिए, यहाँ का ये कोई प्रेशर P मान लीजिए, वॉल्यूम V1 और यहाँ पर वॉल्यूम V2 ले लीजिए। A से B तक देखिए, यहाँ पर दाब स्थिर रखा गया है, आयतन परिवर्तन V1 से V2, इसका कोई ताप है, ताप को भी आप T मान लीजिए। तो इस तरह से आपने A से B दिखाया। अब आप B से C जब लेंगे तो इस बात को फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि आपका ऑब्जर्व पॉइंट C यहाँ है, तो ये B2C, जिसमें B पर भी वॉल्यूम देखिए V2 है और C पर भी वॉल्यूम देखिए V2 है, लाइन एक ही है, ऐसे देखिए ये V2 आ रहा है। अब आप साइक्लिक प्रोसेस के लिए इसको रिटर्न कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से क्लोज पाथ लेने के लिए। तो C से D देखिए, यहाँ पर प्रेशर चेंज हो गया, इसको अगर आप P2 कांस्टेंट प्रेशर यहाँ P1 मान लीजिए। तो C to D देखिए वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, V2 से V1 की ओर आ रहा है। फाइनल वॉल्यूम V1 है जो कि V2 से कम है, तो इसमें जबकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। अब D to A देख लीजिए, तो D और A पर वॉल्यूम V1 है। तो ये आपका बन गया साइक्लिक प्रोसेस। अर्थात आपने A से स्टार्ट किया, B से C, C से D और D से A। तो जो इनिशियल है वही फाइनल आपने शो कर दिया, तो ये क्लोज साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो इन पर जो है आपसे कहता है कि वर्क डन ज्ञात करिए, क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो नेट वर्क डन निकाला जाता है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उनमें से
स्टेप बाय स्टेप आप अगर निकालते हैं तो उनका सम करने पर जितना ये एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है यही एरिया उसमें काउंट होता है, ये ध्यान देना होगा। फिलहाल अगर आप अलग अलग ज्ञात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में जो वर्क आप लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में जैसे ए टू बी, तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर आपने V2 लिया है और वॉल्यूम एक्सपेंशन देख सकते हैं V2 माइनस V1 ऐसे। अब इसी तरह से इसमें अगर आप लेते हैं तो वॉल्यूम यहाँ नो चेंजेस, वर्क डन 0 हो जाएगा। वैसे तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप यहाँ पर वॉल्यूम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से V2 माइनस V2 ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर मान लीजिए डेल्टा P कोई वैल्यू लिख रहे हैं, जबकि यहाँ प्रेशर भी चेंज है, तो यहाँ पर ये वर्क डन 0 आपने कर लिया। तीसरा देखिए यहाँ से C2D प्रेशर कांस्टेंट है और फाइनल वॉल्यूम आपने V1 माइनस V2 दिखाया है। C2D थर्ड वर्क हम इसके लिए कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। सेकेंड हमने इसके लिए दिया था, फर्स्ट इसके लिए लिखे हैं, फोर्थ अब लिखने जा रहे हैं। फोर्थ में आपने जो रीड किया है देख सकते हैं D से A तक के लिए, तो यहाँ पर D से A तक के लिए तो आप फिर वहीं डेल्टा P मान लीजिए, जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन में आप ऐड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल वर्क डन जब आप ऐड करेंगे तो ये दो तो 0 ही है, और पहले वाले में P2 इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 लिखा गया है, और तीसरे वाले में देख रहे हैं V1 माइनस V2 लिखा गया है। अगर आप ध्यान दें तो इनमें से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं ताकि इसको कॉमन बनाया जा सके। तो इस तरह से अगर आप इसमें कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि V2 माइनस V1 तो यहाँ पर है, माइनस आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ भी V2 माइनस V1 आ गया। अब आपके लिए टोटल वर्क डन मालूम हो गया क्लोज साइक्लिक प्रोसेस में। इसमें V2 माइनस V1 कॉमन ले लीजिए तो टोटल वर्क आपको मिला इन साइक्लिक प्रोसेस, यही याद रखना है। देख लीजिए P2 माइनस P1 और दूसरे में इन ब्रैकेट जो कॉमन है V2 माइनस V1 है। तो आपको ये P2 लार्जर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ओरिजिन से काउंट करते हैं, ओरिजिन से P2 की ये टोटल वैल्यू है, ओरिजिन से P1 की वैल्यू ये है, V1 ये है, V2 यहाँ तक का है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, और यहाँ भी V2 ग्रेटर देन है, पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। इस तरह से टोटल वर्क डन आपको पॉजिटिव मिल गया, डेल्टा P इंटू डेल्टा V, पॉजिटिव या धनात्मक आपको ये मान प्राप्त हो गया। तो आपको एक पॉइंट मिला कि साइक्लिक प्रोसेस में कुछ लोग जल्दी में, जैसे हम सबको नहीं कह रहे हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ चक्रीय प्रक्रम सुनते हैं तुरंत कहते हैं कार्य शून्य होगा, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। बहुत छोटा पॉइंट है, तो इस तरह की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी तो आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं किया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में आपको लगता है साइक्लिक, तो आपको लगता है इनिशियल फाइनल स्टेट एक ही जगह है, तुरंत आप उसको 0 कर देते हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि इस तरह की गलतियाँ ना हो। अब रही बात कि हम इनको शॉर्ट में तुरंत कैसे कर लेते हैं, तो बहुत ईजी है। जैसे ही आपको कोई इस तरह का क्लोज एरिया दिखाई दे तो डायरेक्ट उसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पॉइंट है भी नहीं। हम यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते थे, जैसे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 लिख दें या 8 लिख दें, तो आप देख सकते हैं 4 और 8 अगर यहाँ लिखते हैं तो डिफरेंस 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 10 और 20 लिख दे रहे हैं, डिफरेंस 10 आ जाएगा। तो 10 और 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा ये एरिया आपको प्राप्त हो जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको आंसर क्या मिला, थ्योरेटिकल का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे कि चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य का मान वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है।
ध्यान रखिएगा, चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य का मान वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होता है, जबकि ग्राफ जो है दाब और आयतन के मध्य खींचा गया, क्योंकि यहाँ देखिए प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। यूनिट आपको बैलेंस करना होता है, ये भी ध्यान रखना है, यूनिट वगैरह बैलेंस करना होता है। तो आपको पहला आंसर मिला वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस, तो एरिया सराउंडिंग बाय द कर्व, यहाँ पर आपको आंसर मिल गया वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस। तो आंसर आपको मिला एरिया सराउंडिंग बाय द कर्व। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको ये मिला। तो जो वर्क को डिफाइन कर दिया गया एरिया सराउंडिंग बाय द कर्व, तो एरिया आपने लिया था ए बी सी और डी का। तो इस तरह से आपको एरिया ए बी सी डी ए ये एरिया था जिसका आपने सॉल्व किया। वैसे सॉल्व करने पर इसमें यहाँ पर ये डेल्टा भी मान लीजिए, इधर वाला पार्ट डेल्टा पी, तो ये मल्टीप्लाई करके आपने सॉल्व कर लिया ऐसा। अब आपको यहाँ ध्यान देना होता है कि वर्क को हम पॉजिटिव बताते हैं या नेगेटिव बताते हैं, कैसे ये होगा। तो आसान तरीका है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत इजी है। कैसे आप इनको पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रेशर को वाई एक्सिस पर ही रखते हैं, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर, तो ये जो ऑर्डर आ रहा है क्लॉक वाइज, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, या इसको कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त और वामवर्त दिशा ऐसे। तो अगर आपका एरो क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो, जबकि प्रेशर को वाई एक्स पर और वॉल्यूम को एक्स एक्स पर रखा गया हो, तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये जो P2 वाला वर्क है सबसे लार्ज हो गया और P1 वाला वर्क जो नेगेटिव हो रहा है वो कम है। तो लार्ज में से इतना आपने माइनस कर दिया, जबकि ये दोनों जीरो था, तो वैल्यू प्लस में ही रहेगा। फिर से देखिए, इसका कोई वर्क आया नहीं, इसका आया नहीं, इसका वर्क आपने जो ज्ञात किया वो ये नीचे वाला है, ऐसे है P1 के कारण, और जो P2 के कारण वर्क ज्ञात किया वो टोटल था, ऐसे था, टोटल था। इसमें उस टोटल में से आपने इतना माइनस कर दिया ये वाला हिस्सा, तो ये बचा, ये प्लस कर रख दिया। तो ये तरीका है याद करने का जो कि इजी है। तो आपको थ्योरी मिला, तो वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू एरिया सराउंडिंग बाय द कर्व। तो ऐसे आप पूरा कर सकते हैं। कभी कभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिल सकता है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ हमने प्रेशर और वॉल्यूम दिया और आपको ये दे दिया गया ऐसे, ये है ए बी सी और ए, यहाँ पर कोई वॉल्यूम V1 मान लीजिए, यहाँ पर V2, प्रेशर P2, यहाँ पर P1, ऐसे। यूनिट वगैरह याद रखिएगा हमेशा, यूनिट सही होनी चाहिए। ऐसे दे दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया सराउंडिंग बाय द कर्व, तो आपके देखिए क्लॉकवाइज बना हुआ है, जैसा कि अभी हमने बताया कि क्लॉकवाइज दिया और तुरंत आप उसको डायरेक्ट ले लीजिए उस हिसाब से। और ये ट्रायंगुलर शेप में दिखाया गया है, तो जो पूरा आप निकाले थे उसका हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये लेना होगा यहाँ तक का। तो आप कह सकते हैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप। हालांकि इसमें ज़्यादातर तो सबको आ रहा होगा ये टॉपिक, क्योंकि ऐसे टॉपिक बहुत इजी होते हैं जो बस एक बार माइंड में आपके आ जाए कि क्या कहा जा रहा है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ हाफ, अब इसका बेस ए से बी, तो आप इसका डिफरेंस ले लेंगे, V2 माइनस V1 इंटू, अब इसकी जो हाइट है वो आप ये ले लीजिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए, तो P2 माइनस P1
वर्क डन आप सॉल्व कर लेंगे, पॉजिटिव माना जाएगा। ऑन रखना हो तो एक आध पॉइंट और आपको हेल्प कर रहे हैं, जैसे क्या लिख दिया 10⁵ पावर 100 में रखिएगा कि साइड में भी देता है। और यहाँ से हमने कोई नाम लिख दिया, जैसे 10 है, या यहाँ पर 20 लिख दिया, यहाँ पर जो है 3 लिख दिया, यहाँ से 10 लिख दिया ऐसे, और आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया। तो बहुत ईजी। आप डिफरेंस यहाँ देखिए 7 है, इसका डिफरेंस 10 है, साइड में आपको पावर 5 दिए हुए हैं। तो ऐसे यूनिट वगैरह बैलेंस करके आप देख लेंगे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो आसान है, इसमें रखिए, मान सॉल्व कर लीजिए। 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 35, और इसमें से पॉइंट लगा कर एक और बढ़ा दिया, तो आपको ये मान प्राप्त हो गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, आप मान रखिए सॉल्व हो जाता है। वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में अभी आपके लिए और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे देख सकते हैं। इससे आपसे कहा जाए कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है इस तरह का, देखिए इनिशियल पॉइंट ऐसे लेते हुए A B C और A पर वापस आपको ये दिखा दिया गया। वॉल्यूम फिर से वहीं V2 और यहाँ पर V1, यहाँ का कोई इनिशियल पॉइंट है P1, यहाँ पर P2 है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब है, ऐसे आपको दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं आपकी बार क्या प्रॉब्लम है, सेम फिगर है, लेकिन देखिए आपकी बार हमने एंटी क्लॉकवाइज राउंडिंग दिखाया है। तो एंटी क्लॉकवाइज राउंडिंग दिखाया है, तो देखिए जो हाईएस्ट या पीक पॉइंट पर एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज में लो की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत आप इसका आंसर नेगेटिव बता दीजिएगा, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हम जो लोवेस्ट वैल्यू सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू पॉजिटिव जरूर होगा, लेकिन इससे कम होगा। तो हम इसमें डायरेक्ट आंसर दे देंगे नेगेटिव। फॉर्मूला वही रहेगा जैसा अभी हमने बताया। और इसमें डेल्टा पी पहले लिखिए या बाद में डेल्टा पी कहीं पर लिखिए, आंसर आ गया नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखकर तुरंत आंसर आप बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कभी समस्याएं ऐसी आती हैं कि आप नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं, कोई फिगर नहीं क्लियर होता है तो नहीं सॉल्व होता है। जैसे हमने ऐसा कोई फिगर ड्रॉ कर दिया, देखिए ऐसे बना दिया, पी और भी लिख दिया, यहाँ से एक्स हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और आपसे कहा गया कि इसमें वर्क डन सॉल्व करिए। ऐसे कोई एरो दे दे रहे, ऐसा वर्क डन सॉल्व करिए। तो समस्या है, क्योंकि आपको पाई आर स्क्वायर एरिया करके शो करना है सराउंडिंग का। तो यहाँ का कोई एक टेंजेंट या पहले डायमीटर लेकर इस तरह से इस पर एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर दीजिए, एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर दीजिए, और एक स्पर्शी या टेंजेंट इधर से ले लीजिए, एक इस साइड ड्रॉ कर दीजिए। तो आपको 2 डायमीटर यहाँ से, ये कोई डायमीटर है, यहाँ पर भी डायमीटर शो कर रहा है, ये सेंटर हो गया। इसका नाम कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे ए बी, यहाँ से सी और डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर वो सर्कुलर पाथ है तो यहाँ क्या नेसेसरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ड्रा करते समय कुछ पॉइंट ध्यान देना होता है क्या, जैसे कि सेंटर से अगर हम डी तक की बात करें तो जो चेंजेस ओ डी दिखाएंगे उतना ही उसे लेना होगा, ताकि ये रेडियस की तरह व्यवहार करे। जितना हम ओ ए दिखाएंगे उतना ही वो भी लेना होगा। इसमें जो नंबर्स होंगे मनमानी नहीं कि इधर हमारा चेंजेस 6 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर जो है
7 आ गया, इधर 5 आ गया, ऐसा नहीं, फिर वो सर्कुलर शेप बनेगा ही नहीं, संभव ही नहीं होगा। तो हम इसमें इस तरह के कोई आंकड़े देंगे जिनके डिफरेंस दोनों तरफ से इक्वल दिखाई दे। जैसे आपको यहाँ 2 से 2 दे दिया गया, यहाँ पर कहा गया ये 8 है मीटर क्यूब में, तो इस तरह से इनका डिफरेंस आपको सी और डी जो मिला यहाँ से 8 - 2 वो 6 मीटर क्यूब प्राप्त हुआ। तो सेंटर से देखेंगे तो ओ डी की वैल्यू 3 मीटर क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से यहाँ P1 और P2 का भी डिफरेंस ऐसा रखना होगा कि वो 6 का ही आंसर शो करता हो। जैसे आपको हमने यहाँ पर दे दिया 6 तो यहाँ 12 लिखना ही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, इधर से भी ले रहे हैं तो 6, इधर से भी ले रहे हैं 6, सेंटर से 2 ये भी आएगा, यूनिट लिखा ही है। तो आपको ये आंसर मिल गया कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमने ये एरिया दिखाया वो सर्कुलर रिंग की तरह है। तो वर्क डन आप लिख सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्किल आप जानते भी हैं, एरिया ऑफ सर्किल या सर्कुलर फॉर्म ऐसे लिखकर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज आपको दिया गया है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में जहाँ अभी हमने हेल्प किया था नेगेटिव आएगा, और आप इसको पाई आर स्क्वायर की तरह से लेकर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आर हम इसको मान रहे हैं सभी को, तो यहाँ पर पाई आर इंटू आर या पाई आर, इधर की वैल्यू जो चेंजेस था यहाँ से वो आपको बताया गया कि क्या क्या चेंजेज है इस पार्ट में। तो ये इक्वल आना चाहिए, ध्यान देना होगा कि जो डिफरेंस होगा, जैसे अभी हमने बताया कि डिफरेंस 6 है तो यहाँ तो 3 आना चाहिए, तो ये 5 कर दीजिए तो 3 ये भी हो जाएगा, 3 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 इधर से भी आना चाहिए क्योंकि 6 का 12 था, हाफ करेंगे यहाँ से तो इसमें से 3 आ जाएगा। यूनिट वही है जैसा आपको समझाए थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब कैंसिल कर लीजिएगा तो न्यूटन मीटर जूल में आ जाएगा। तो आपको वर्क का ये फंक्शन प्राप्त हो गया 9 पाई जूल। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना होता है कि हम कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक हमने ट्रायंगल बताया, दूसरा भी हमने रेक्टेंगल स्क्वायर भी लिया या रेक्टेंगल जैसा भी बना हो, और ये सर्कुलर भी फॉर्म आपको लेकर डायमीटर भी मान रखकर ये बताया गया कि आप साइक्लिक प्रोसेस में वर्क को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इन्हें साइक्लिक प्रोसेस चर्चा हो रहा था और आप उसको सॉल्व किए देखें। आइसोलेटेड प्रोसेस जो है आपको हेल्प किया गया था कि उसमें कोई वर्क नहीं होता है, न ही कोई इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, न ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो आपको ये 2 टॉपिक्स हम ऐसे ही रीड करा कर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे थर्ड आप रीड करते हैं, इसमें समतापी है, समदाबी है, तो आप कह सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस, और इसमें आइसोबारिक प्रोसेसेस, आइसोकोरिक प्रोसेसेस। जैसे समदाबी की अभी इसमें चर्चा हो ही रहा था, पी को कांस्टेंट कर रहे थे, तो उसको आप देख सकते हैं समदाबी प्रक्रम, जिसमें आइसोबारिक प्रोसेसेस, तो इस तरह से इसमें दाब को स्थिर रखने के लिए क्या करना है, कैसे आप इसको शो कर रहे हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसमें कैसे आप रखेंगे। अभी आपने देखा था कि दाब को स्थिर रखकर ये पार्ट बनाकर दिखाया गया था, ऐसे लाइन को खींच दिया, ये इधर पी है इधर भी है, बहुत ईजी। तो आप ऑल ओवर दाब को पी ही मान लीजिए ऐसे, और आयतन में परिवर्तन आप V1 से V2 दिखा रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। स्थिर दाब पर जो कार्य की गणना आप करते हैं उनमें से P × dV या कोई लिमिट दे देते हैं V1 से V2, वजन 0 से मान लीजिए W, तो आप P कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, अलग कर लीजिए dV का
बी और B2 माइनस B1 ये लिमिट से शो कर दिया गया है। तो अभी आपको ये रिटर्न करके दिखाया गया था, इस पर कोई प्रॉब्लम विशेष है नहीं। कैसे देखिए, DB का इंटीग्रेशन भी है, अपर लिमिट पहले लिया जाता है, माइनस करके लोअर लिमिट शो कर दीजिए। तो आपको आपने इसलिए रखा है, वर्धन ही दिखा दिया। यूनिट बैलेंस होना चाहिए, देखकर आप रख देंगे। तो आइसोबैरिक प्रोसेस पे अगर आपने वर्क को दिखाया तो एप्लीकेशन इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे हम इसका यूज करते हैं वहाँ देख लीजिए। तो आप लिखते हैं किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में तथा शेष भाग सिस्टम के विरुद्ध या पिस्टन अगर है आयतन प्रसार में खर्च होता है, या इसमें कार्य किसी सराउंडिंग सिस्टम के अगेंस्ट होता है, चाहे वो जिस रूप में दिखाया जाए। दाब को स्थिर रखते हुए तो हम इसकी भी व्याख्या करेंगे कि स्थिर दाब पर आप इसको कैसे लिखते हैं और किस तरह से यहाँ व्याख्या होता है। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं समदाबी। तो यहाँ पर dq एट कांस्टेंट प्रेशर, तो mCp इंटू dt ये प्रोसेस है। और वर्कडन अभी आपको हमने बताया, वर्कडन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपने देखा P इंटू dV ये प्रोसेस था। मान रख दिया जाए तो यहाँ से mCp dt du प्लस dw, तो यहाँ पर P इंटू dV। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई मान होना चाहिए। यहाँ से रखकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई इंटीग्रल पार्ट होगा, इंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो आपने इससे डाक पर देखा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इस पर निर्भर करता है कि कार्य निकाय पर किया जा रहा है अथवा निकाय द्वारा। देख सकते हैं जैसे ताप परिवर्तन पर भी निर्भर कर रहा है और इस पर भी निर्भर कर रहा है। इसके हिसाब से जैसे ये वैल्यू पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव आ जाए तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके नेगेटिव आने से प्लस हो गया, ये ऑलरेडी आप पॉजिटिव बता रहे हैं, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव बना रहेगा, अगर यहाँ कहीं नेगेटिव आ गया ये भी माइनस तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो हम इस पर भी ये बात रख सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन कुछ अच्छे उदाहरण आपको बता दें अभी समदाबी प्रक्रम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको आप देखिए। ये तो कंफर्म हो गया कि निकाय की अवस्था में परिवर्तन स्थिर दाब पर किया जाए, तो ये प्राथमिकता है क्योंकि यहाँ कांस्टेंट रखा जा रहा है। लेकिन आपको कुछ यहाँ पर ऐसे टॉपिक बता रहे हैं जो इंटरनल एनर्जी को भी लेकर सॉल्व करता हो। जैसे कि स्थिर दाब पर अगर हम जल के क्वथनांक पर लगातार ऊष्मा दें तो जल वाष्प में परिवर्तित होगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई ओपन आपके पास कंटेनर है और इसमें कोई जल भरा हुआ है, ऐसे इसमें कोई जल भरा हुआ है, आप इनको हीट कर रहे हैं, यहाँ से ये हीट किया जा रहा है। इस पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P मान लीजिए, जैसा कि हमने कांस्टेंट लिया है। आप गर्म कर रहे हैं, इसका क्वथनांक मान लीजिए, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया यहाँ तक। तो जब आप इसको कंटिन्यू हीट देना शुरू करेंगे तो इसके बाद ये वेपर अवस्था में आएगा। यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड के बाद जब लगातार हीट करेंगे तो ये वेपर स्टेट में आएगा, वेपर स्टेट। तो वही हम उदाहरण यहाँ दे रहे थे कि स्थिर दाब पर जल के क्वथनांक पर द्रव का जो है वाष्प में परिवर्तित होना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दी गई ऊष्मा dQ बराबर जो होती है mL होती है। अगर आपने ताप को स्थिर रखा है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जिसमें हम लोग ये dt लिखते हैं
तो ये पार्ट 0 हो गया। अवस्था परिवर्तन आप दिखा रहे हैं तो ये लेना होता है ml, जहाँ l को आप जानते हैं लेटेंट हीट या इसको गुप्त ऊष्मा के नाम से आप जानते हैं। ये 0 हो गया तो दी गई ऊष्मा आपने ml लिखा। हालांकि यहाँ पर एक चर्चा हो रहा है ताप स्थिर है, लेकिन इनडायरेक्टली हम पी की भी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर दाब को भी हमने स्थिर रखा है। तो ये आपको मिला dQ/ml। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ml लिखा गया है। अब चर्चा है यहाँ से ताप स्थिर है तो इंटरनल एनर्जी का कोई फैक्टर चेंज नहीं होगा, तो du को आपने 0 कर दिया क्योंकि t को आपने कांस्टेंट ले लिया है यहाँ से। हालांकि यहाँ पर जो है ऑल ओवर देखेंगे तो 0 से आप इसको इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन अवस्था परिवर्तन के लिए केवल देखेंगे स्टेट चेंजेस के लिए तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब तक वेपर बन रहा है ये कांस्टेंट रहेगा, अर्थात इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। ये सिर्फ चर्चा हो रही है कि स्टेट चेंजेस, नॉट हीटिंग इफेक्ट, स्टेट चेंजेस। तो यहाँ से टेम्परेचर को राइज नहीं करना है, इंक्रीज नहीं करना है। डी 0 हो जाएगा तो आपके पास जो फॉर्मूले थे वैसे देख सकते हैं dQ du प्लस dW। इस तरह से अगर आप इसको हटाते हैं तो dQ का ये माना जाएगा ml और dW। यहाँ से कोई वर्क आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। लेकिन इससे पहले हम अभी आपको ये भी बताएं कि स्थिर ताप पर अगर आप इनको हीट करते हैं, जिससे कि इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 27 बन रहा हो और आपने हीट करना शुरू कर दिया, तो जब टेम्परेचर 27 बन रहा है आपने हीट शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो ऐसे में फिर इसके बाद ये फाइनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। जल के उबलने से वायुमंडलीय दाब पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से हम उसमें दाब को अभी भी स्थिर रख रहे हैं जबकि इसके ताप में वृद्धि भी कर रहे हैं। तो आपके फॉर्मूले में ये आ जाएगा dQ = du प्लस dW। तो यहाँ पर ml प्लस du, इसको भी नहीं हटाएंगे क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज कर ही रहे हैं। du प्लस इसको अभी आप सुना P × dV। इस तरह से अगर हम इसकी गुप्त ऊष्मा ज्ञात करें du/m P/dV/m, तो यहाँ पर लेटेड हैं 2 पार्ट में हो गया इंटरनल प्लस यहाँ से एक्सटर्नल। इस तरह से आपने यहाँ 2 पार्ट में इसका यूज कर लिया। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान देना है कि यदि आप किसी बर्तन में जल को रख कर उबालते हैं तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। पहले गर्म करेंगे, धीरे धीरे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा, जबकि हम ओपन सिस्टम जो इसका खुला लिखा है इस पर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर पहले भी ले रहे हैं जब आप जल गर्म कर रहे थे और उबलने के बाद भी वही रहे हैं। तो यहाँ पर दाब को स्थिर ही रखा गया है। तो इसी दाब पर अगर आप इनको ऊष्मा देते हैं अवस्था परिवर्तन के लिए तो ये है। और जिस समय आप मेजर कर रहे हैं देखिए एक पार्ट लिखा है ml, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन आप कर रहे हैं ताप में वृद्धि के कारण, और दी गई ऊष्मा का अध्ययन कर रहे हैं अवस्था परिवर्तन में नहीं। तो यहाँ पर भी जो है ये ऐड हो जाएगा, जैसे साथ में ms∆T ये कुल परिवर्तन देखा जाएगा तो ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ताप में वृद्धि करें और फिर किसी निश्चित ताप पर या क्वथनांक पर और स्थिर वायुमंडलीय दाब पर दी गई ऊष्मा तो ml देखेंगे। ये इंटरनल जो है लेटेंट हीट होगा और ये एक्सटर्नल होगा। इनका सम जो है लेटेंट हीट ये दिखाया गया है, गुप्त ऊष्मा के रूप में दिया गया है। अब आपको थोड़ा सा और इस पर टॉपिक बताते हैं कि कैसे आप इनको रीड करेंगे। जैसे इसी दाब पर हम बात कर रहे हैं बर्फ की ले लें, ऐसी भी बात कर सकते हैं। जैसे आप रिवर्स भी कर सकते हैं, वाटर का कन्वर्जन आइस में।
इसको आप फ्रीजिंग कह सकते हैं, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में भी हम दाब को इसे लेकर चल रहे हैं और इसको हिमांक ताप कहा जाएगा। जैसे वहाँ पर बॉइलिंग था, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट लिया जा रहा है, या वहाँ पर क्वथनांक था, यहाँ पर हिमांक लिया जा रहा है और इस पर भी दाब को इसे रखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्या है कि जब जल बर्फ में बदलता है तो ऊष्मा देता है। ये तो सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है, ध्यान रखिएगा कि सिस्टम की लॉस हो रही है, देता है। तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम की एनर्जी जब लॉस हो रही है तो वहाँ पर जो है अवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग MLE लिखते हैं। ध्यान देना होगा कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय उसका हिमांक या क्वथनांक ताप स्थिर रहता है, तो उसमें हम सिर्फ ml की ही चर्चा करते हैं। अब यहाँ से देखिए DU वर्क डन के लिए आप लिखते हैं PV फाइनल। तो जो आपने बताया कि वाटर से आइस में, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आइस माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिनका कन्वर्जन आप ले रहे हैं इस तरह से। तो याद रखिएगा कि अगर आपने 1 लीटर वॉल्यूम की जो वाटर की चर्चा हो रही है 1 cc या 1 लीटर आप ले लीजिए वॉल्यूम, और इसका अगर आपने आइस बनाया तो आइस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा 1.09 के आसपास ले रहे हैं, तो ये इंक्रीज कर जाता है वाटर से ज़्यादा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जब जल उस बर्फ में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा देता है, इसको माइनस का आप कर सकते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो -ml -P V आइस माइनस वाटर ऐसे ले सकते हैं और ये शो किया गया है डी। ये वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है cc है और इसका कम है। सेम पोजीशन 1 cc को आइस में हमने ये कन्वर्ट दिखाया, तो ये नेगेटिव है, अर्थात जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है। माइनस कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने के बाद आप एक साथ दिखा सकते हैं ml + P V आइस माइनस V वाटर, ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया, ये आ गया V नेगेटिव। तो क्या आपको पॉइंट मिला कि जब बर्फ जो है, जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है दाब स्थिर हो, तो उस समय निकाय की यांत्रिक ऊर्जा घट जाती है और कोल्ड हो जाता है, अर्थात बर्फ काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो ये है वी आइस का रिवर्स आपको देते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि बर्फ का पिघलना, तो बर्फ के पिघलने में अतिरिक्त ऊष्मा लेता है, ये प्लस हो जाएगा और ml इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो यहाँ से पिघलने में फाइनल जो है वाटर बन रहा है, तो वाटर माइनस आइस ऐसे है DU। तो अब आप देखेंगे कि वाटर की कम होगी वैल्यू आइस से पिघलने के बाद, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस हो गया, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई, इंक्रीजेज। तो आपको क्या पॉइंट मिला, ध्यान रखिए कि इसमें हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखिए अभी यहाँ कहा जा रहा है कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, तो उसमें उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और जल का जमना, तो आंतरिक ऊर्जा घटती है। दोनों रिवर्स केसेस हैं और ये हमने चर्चा अभी आपको समदाबी प्रक्रम में किया और यहाँ से इनके मान ज्ञात किए गए हैं। तो इसी दाब पर आपको जो भी प्रॉब्लम दिए जाएंगे वो आप रख कर सॉल्व कर सकते हैं। DQ पर भी चर्चा हो गया है, mCp × dt, कोई प्रॉब्लम होगा रख कर सॉल्व किया जाएगा। मोलर की बात करेगा तो म्यू को आप हटा सकते हैं, जैसे कि मोल के लिए आता है तो m को हटाकर म्यू Cp × dt, जहाँ पर मास मोलर मास कहा जाता है।
तो आप उनको रिप्लेस करके इसको आप रख सकते हैं। तो समदाबी था, इसी तरह से समतापी, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसे समतापित, तो जिसमें ताप स्थिर हो, निकाय की अवस्था में परिवर्तन के समय ताप स्थिर हो। ऐसा पॉइंट तो बिल्कुल नाम से ही कंफर्म हो रहा है, जो कहना है उसी में है। तो ताप को अगर आप स्थिर रखते हैं और स्थिर ताप पर दी गई उसमें अभी चर्चा ही हो रहा था, dU प्लस dW। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ इसलिए हम ड्राकन करें, जैसे P और V है। पाइल का नियम आपने पढ़ा है, स्थिर ताप का भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ताप स्थिर है, ये ग्राफ में दिया गया A to B। तो ऐसे में अगर आपको कोई वर्क याद करने के लिए कहा जाए तो यहाँ एक प्रॉब्लम होगी, वो आप समझ भी रहे होंगे, एरिया का, क्योंकि यहाँ कोई साइक्लिक प्रोसेस बना नहीं है। एरिया आपको याद करने के लिए तो वर्गमूल कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान देना होता है। तो हमने A to B ये ग्राफ खींचा, इनिशियल पॉइंट पर वॉल्यूम V1, फाइनल V2, यहाँ पर प्रेशर P1 और ये P2 हमने दे दिया है। ये बार बार लिखे हैं, आपको अब याद हो गया। तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है वर्गमूल। आप P इंटू DB यूज करते हैं और इसी को रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आपको ये मालूम है कि PV इक्वल टू RT म्यू इक्वल टू 1 मोल के लिए चाहे तो मोल की संख्या बढ़ा सकते हैं, या आपके ऊपर वर्क डन 0, फाइनल W आप मान लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे रहने दे रहे हैं अभी लिमिट। तो P को हटाकर अगर आप सॉल्व करते हैं तो RT अपॉन B इंटू dW। तो देख सकते हैं R तो कांस्टेंट है, T कांस्टेंट ही है, dB बाई D को लॉग में ले सकते हैं, कोई लिमिट है लिमिट शो कर सकते हैं। वर्क डन W और यहाँ पर RT कांस्टेंट अलग कर लिया, लॉग V BC। कोई लिमिट है, जैसे V1 से V2 तक कोई लिमिट देना हो तो आप यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। अपर वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, अपॉन बिलो वाले, और इस तरह से रखकर आप उनका कोई मान प्राप्त कर लेते हैं। तो स्थिर ताप पर जो है निकाय पर अथवा निकाय द्वारा कोई कृत कार्य है तो आप इसको रखकर सॉल्व कर सकते हैं। इसी में जो चेंजेस है वो आसान है, क्या है वो आप देख सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू, आप यहाँ पर लेते हैं T या B बाई T इक्वल टू कांस्टेंट, इस पर डिस्कशन होता है। तो यहाँ से हम अगर ताप को स्थिर रखते हैं तो दाब और उसके लिए P1 V1 P2 V2, तो देख सकते हैं कन्वर्जन संभव है। तो यहाँ से रिप्लेस करके कोई मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हमने समतापी समदाबी इस तरह से इस पर चर्चाएं किया, इन पर कुछ कार्य का जो मान प्राप्त हुआ वो हमने लिख कर दिखाया। तो आपको याद करना होगा समतापी प्रक्रम में जो वर्क आता है, कंप्लीट फॉर्म लिख दे रहे हैं 2.303 म्यू RT लॉग V2 बाई V1 बेस, ये तो हटाया जा चुका है, यहाँ 10 बेस होगा। कभी कभी प्रॉब्लम समझने में आपको दिक्कत ये होती है कि कौन सा फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखा है, ये आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसे देखिए हमने उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ बेस ये है, यहाँ 10 बेस है, ये हटाने पर ये माना जाएगा। इसका डायरेक्ट 10 बेस पर आप देखेंगे, इसका ए बेस पर देखेंगे। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, म्यू मोल है, म्यू 1 होगा, आप इसको भी रिप्लेस कर देंगे, R की वैल्यू दी गई होगी, रख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है,
आप ध्यान दें तो इजी प्रॉब्लम ही आते हैं, रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो समतापी, समदाबी, समायतनिक में आयतन स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेसेस। तो ये भी बहुत ईजी है, आप ही को कांस्टेंट कर रहे हैं। वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन को अगर आपने 0 किया तो दी गई ऊष्मा स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में वर्क यहाँ पर 0 हो गया। इस तरह से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान जो है ऊष्मा जो दे रहे हैं उसी पर निर्भर कर रहा है। और इसको चाहें तो आप डी क्यू को म्यू सी वी इंटू डी टी के टर्म में डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक इस पर आते हैं, ये ध्यान रखना होगा। जैसे डी क्यू हमने लिखा कांस्टेंट वैल्यू पर, तो एम सी वी इंटू डी टी। एम फॉर्मेट आ गया मोलर के लिए, मोलर मास के लिए, तो म्यू शब्द ले लिया। या आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू, तो म्यू सी वी के इक्वल होगा। अगर म्यू 1 मोल ले लिया जाए तो आपको अच्छा क्वेश्चन भी मिल गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आपको आंसर मिल गया सी वी। तो यहाँ रखकर इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें बहुत सारे अभी टॉपिक्स हैं रीड कराएंगे। आज आपको हमने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, जिसमें 1-2 मेन ही हुआ है। इसमें आपने साइक्लिक प्रोसेस देखा, आइसोबारिक प्रोसेस देखा, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। तो इन पर ये चर्चाएँ हुई हैं, इनको आप तैयार करें और फिर अगले वीडियो में इसको प्रयास किया जाएगा अच्छे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे और इनको कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप इनको सॉल्व करते रहें।